नमस्कार। रिपब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जिस विषय पर मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं वो ये है कि भारतीय लोकतंत्र और भारतीय चुनाव 2024 का एक बहुत दिलचस्प मोड़ ले चुका है। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि जिस प्रकार की कार्यवाही ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ने पिछले 4-5 महीने में की है, एक परिदृश्य दिखाई पड़ रहा है देश की जनता को। और अब ये लड़ाई बीजेपी और इंडिया गठबंधन की नहीं रह गई। अब ये एक दर्शन दिखा दिया है ईडी, सीबीआई ने, इनकम टैक्स ने, चाहे सरकार के कहने पर या सरकार के नहीं कहने पर, एक परिदृश्य दिखा दिया गया है कि अगर इस प्रकार की सत्ता आएगी जिसमें आदमी के सामने दो विकल्प रखे जाएंगे, या तो वो एक तंत्र को समर्थन करे या जेल जाए। और जनता के सामने जो एक दृश्य दिखाने का प्रयास हो रहा था विपक्ष के द्वारा कि लोकतंत्र जा रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, संविधान जो है उसकी हत्या होने का प्रयास हो रहा है, वो जनता को नॉर्मली 80% जनता को ये बात समझ में नहीं आती। जनता को ये बात समझ में नहीं आती कि लोकतंत्र की हत्या कैसे हो रही है जबकि चुनाव हो रहे हैं। देश की जनता को यह बात भी समझ में नहीं आती कि अगर लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो लोग यूट्यूब चैनल्स में बोल कैसे रहे हैं, माननीय मोदी जी का और बीजेपी का विरोध कैसे कर पा रहे हैं। तो जनता को यह बात समझ में नहीं आती कि लोकतंत्र की हत्या आखिर कैसे हो रही है और संविधान की हत्या कैसे हो रही है। अब धीरे धीरे क्योंकि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ने जिस प्रकार की कार्रवाइयां की हैं उससे एक परिदृश्य सामने आ रहा है जनता के, और जनता खुद देख रही है और जनता के जनमानस में ये बात पहुंच गई है, गांव गांव तक पहुंच गई है, क्षेत्र क्षेत्र तक पहुंच गई है, धानी धानी तक पहुंच गई है, ढानी ढानी तक पहुंच गई है कि जब लोकतंत्र खत्म होता है तो उसमें इस प्रकार का लोकतंत्र होता है जिसमें सत्ता में बैठा हुआ आदमी जनता को धमकाता है, जनता को आतंकित करता है, जनता की बातों को नहीं सुनता है, लेकिन वो विपक्ष को इतना अपंग बना देता है कि विपक्ष उसका सामना न कर सके। और ये जनता देख रही है कि कांग्रेस पार्टी के जिस प्रकार से सारे खाते सील किए गए और उनके जो अमाउंट था जो बैंक में जमा था उसको निकाल लिया गया। और एक प्रकार से आप जानते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में या किसी भी लोकतंत्र में जो चुनाव लड़ा जाता है तो उसमें नेताओं को ट्रेवल करना पड़ता है, जहां जाते हैं वहां मंच बनाना पड़ता है, लोगों से संपर्क के लिए साधनों का उपयोग करना पड़ता है। जिस दिन चुनाव होता है हर मतदान केंद्र पे कुर्सियां लगवानी पड़ती हैं, मेज लगानी पड़ती हैं, जो कार्यकर्ता काम करते हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करनी होती है, तो पैसे की जरूरत होती है। लेकिन जनता ये देख रही है कि एक तरफ एक ही आरोप में कि कैश पैसा कांग्रेस ने भी जमा कराया, खातों में पैसा आया, बीजेपी के खातों में भी कैश पैसा आया, बीजेपी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, बीजेपी के खातों को जब्त नहीं किया गया, बीजेपी के खातों को कोई नोटिस नहीं दिया गया, उनसे कोई वसूली की बात नहीं की गई, और ये सारी बातें कांग्रेस के साथ की गई। इसका मतलब यह है कि ऐसा भी एक लोकतंत्र हो सकता है जिसमें लोग चुने तो, लेकिन जब कंटेस्ट हो, जब स्पर्धा हो, तो एक धावक के पैरों को जंजीरों से बांध दिया जाए और दूसरे धावक को खुला मंच दे दिया जाए, वो दौड़े। तो जनता को ये बात समझ में आ रही है कि अगर एक प्रकार की सत्ता आई तो जो आज विपक्षी दलों के साथ हो रहा है वो कल जनता के साथ भी होगा। और उस समय जनता कोई दोष नहीं दे पाएगी किसी को, ये नहीं कह पाएगी कि मेरी मदद करो, क्योंकि सब ये कहेंगे कि जब अन्नदाता संघर्ष कर रहा था और अन्नदाताओं को खड़ा कर दिया गया था उन लोगों के विरुद्ध जो ये कहते थे कि यह किसान नहीं है, यह अन्नदाता नहीं है, ये खाली बैठे हुए लोग हैं, वरना किसान जो है खेत छोड़ के नहीं आ सकता है, ये विदेशी फंडेड लोग हैं और ये देश विरोधी लोग हैं, ये अस्थिर लोगों को करना चाहते हैं। अन्नदाता 13 महीने रहा लेकिन
बाकी जनता ने किसानों के फेवर में खड़े होकर उनका समर्थन नहीं किया। जब देश के बच्चों पे, जो देश के बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो कि गांव के लोग हैं, और वो शुरू से जीवन का एक ध्येय होता है कि भारत माता की रक्षा करने के लिए वो डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करें, गांव की इज्जत बढ़े, उनके माता पिता की इज्जत बढ़े, माता पिता के घर में समृद्धि आए, और जब वो रिटायर होके आ जाएं 15-17 साल की नौकरी करने के बाद, तो उनको मेडिकल फैसिलिटीज मिले, उनको सब्सिडाइज फूड मिले और उनको सम्मान मिले। और अगर युद्ध में उनकी जान चली जाए, उनकी शहादत हो जाए, तो उनका शव और उनके माता पिता का सम्मान बढ़े, उनको सरकार जो है सम्मान दे और उनको वीर और शहीदों का दर्जा दे। लेकिन जो अग्निवीर योजना आई, जिसके तहत 4 साल की नौकरी 3/4 लोगों को रिटायर करने की बात, और सारी जो शहीदों वाली श्रेणी है, मेडिकल फैसिलिटीज की बात है, पेंशन की बात है, वो खत्म कर दी गई। और जब बच्चों ने प्रोटेस्ट किया तो इन बच्चों को बाकी जनता के विरुद्ध खड़ा कर दिया गया और ये कहा गया कि ये जो अग्निवीर हैं, ये युवा चाहिए, देश को युवा चाहिए, और जो 35-40 साल का सैनिक है वो युद्ध नहीं कर सकता, और ये 17 से 21 साल के बच्चे युद्ध बेहतर करेंगे। जबकि वास्तविकता ये है कि जो 25-30 साल का सैनिक है, जिसको प्रशिक्षण होता है, पूरा 1.5-2 साल का प्रशिक्षण होता है, युद्ध कलाओं में वो पारंगत हो जाता है, तो वो बेहतर योद्धा होता है। लेकिन इन ऐसे नौजवान बच्चों को ऐसे विरोधी शक्तियों के सामने खड़ा कर दिया जाए जो युद्ध में पारंगत हैं, ट्रेंड हैं, और इनकी जब शहादत हो तो इनको नमूना, इनको कोई देश का सम्मान भी ना मिले। तो एक प्रकार से, लेकिन जब ये अग्निवीरों ने अपनी बात उठाई तो बाकी जनता ने सोचा कि हमारी समस्या क्या है, तो अग्निवीरों की समस्या है, तो बच्चों की समस्या है। अग्निवीर अकेले पड़ गए। जब सरकारी नौकरियां नहीं मिली बच्चों को, बच्चों ने पेपर दिया, पेपर देने के लिए उन्होंने फीस जमा की, फीस जमा करने के बाद पेपर लीक हुआ, और शायद मकसद ये था कि सरकारी नौकरी न देने पड़े, सरकारी खर्चे न बढ़े, और बच्चों का पेपर लीक होने की वजह से उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिली। तो कहा गया कि अरे सरकारी नौकरी लेने की क्या आवश्यकता है, पकौड़े तलो, चाय की दुकान खोलो, स्वरोजगार करो। और जबकि आप जानते हैं अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि अगर सब लोग सप्लाई साइड में आ जाएंगे तो डिमांड साइड में क्या होगा, डिमांड तो वही रहेगी, और सप्लाई 5 आदमियों के बजाय 100 आदमी वो चीज बनाएंगे, पकौड़े बनाएंगे, और हर घर में पकौड़े बनने लगेंगे, दुकान खोल के लोग बैठ जाएंगे, खरीदने वाले तो कम हो जाएंगे, तो अपने आप ही वो अनइकोनॉमिकल बिजनेस मॉडल बन जाएगा। लेकिन जनता को गुमराह किया गया, और ये बच्चे जो सरकारी नौकरी के लिए आगे संघर्ष करते थे, पढ़ाई करते थे, मेहनत करते थे, माँ बाप के द्वारा भेजे गए पैसे का सदुपयोग करके माता पिता की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करते थे, उनके जब सपने टूटे तो बाकी देश की जनता उनके साथ खड़ी नहीं हुई, और ऐसा लगा उन्होंने, तो धीरे धीरे, तानाशाही में होता ही यही है, समाज का एक एक अंग तोड़ा जाएगा, उसको प्रताड़ित किया जाएगा, और बाकी लोग हंसेंगे और बाकी लोग सोचेंगे कि चलिए इन पे बीत रही है, हमारे पे भी नहीं बीत रही है। अगर इस चीज का आप विवेचना करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप ही के घर में वो बच्चा है जो अग्निवीर बनना नहीं चाहता था, वो सरकारी सेना में जाना चाहता था। आपके ही घर में वो बच्चा है जिसको सरकारी नौकरी चाहिए थी, और सरकारी नौकरी मिलने के बाद आपके घर का पूरा सम्मान बढ़ जाता, और आपकी धन कमाने की पूरी जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती, समाज में आपका स्थान बढ़ जाता, उसकी शादी होती, घर में बहू आती या दामाद आता, और उसके बाद दामाद मतलब आपकी बेटी जाती, और उसके बाद एक समाज के अंदर अपनी स्थिति होती। लेकिन अगर ये बच्चे, ये बेटे और बेटियां 21 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे, और 21 साल की उम्र के बाद जब इनकी शादी होगी तो इनसे शादी कौन करेगा, इनके पास पैसे क्या होंगे, 9 लाख रुपए मिलेंगे। 9 लाख रुपए की वैल्यू आज की तारीख में क्या है आप जानते हैं कि उसमें एक छोटी सी दुकान भी आप नहीं खोल सकते, और सब लोग अगर दुकान खोल लेंगे तो, और इनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, इनको कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो असली मुद्दा यह है कि देश की जनता के सामने जो विपक्ष एक नक्शा पेश कर सकता था कि जब लोकतंत्र होता है तो कैसा होता है, जब देश के अंदर संविधान चलता है तो कैसा होता है,
और देश में जब लोकतंत्र की हत्या होती है, संविधान का हनन होता है, तो किस प्रकार की स्थिति बनती है, ये नक्शा सरकार ने और ईडी सीबीआई ने खुद पेश कर दिया। और जनता को ये निर्णय लेने में बहुत आसानी होने लगी, ये चूज करने में आसानी होने लगी कि ये जो जून में चुनाव के रिजल्ट्स आएंगे और अभी चुनाव जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें अगर एक प्रकार की सत्ता को आप चुनेंगे, तो आज ईडी सीबीआई जो आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजकर कर रही है और सरकार जो कांग्रेस के खातों को सील करके कर रही है और चुनावी बॉन्ड के माध्यम से जिस प्रकार से असंवैधानिक नीति बनाकर पैसा इकट्ठा किया गया और जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह बताए जाने के बावजूद कि ये असंवैधानिक है, वो पैसा वापस नहीं किया जा रहा और नीति बनाने के नाम पर आम आदमी पार्टी के लोगों को जेल के अंदर भेजा जा रहा है। जबकि नीति बनाने पे अगर जेल होती है और कानून दंड का प्रावधान होता है, तो अभी तक शराब नीति को सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक नहीं बताया। सरकार एक नीति लाई थी, सरकार ने उस नीति को वापस ले लिया, असंवैधानिक नहीं बताया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जिस चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताया, उसकी नीति बनाने वालों को खुला छोड़ दिया गया। पैसे भी लिए गए, बीजेपी के द्वारा ही पैसे लिए गए, बीजेपी को ही उस दोषी कंपनी ने पैसा दिया और उस दोषी कंपनी के बेटे को जो मेन एक्यूज था उसको छोड़ दिया गया। 8 गवाही में जिसने अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी वालों का नाम नहीं लिया उसको छोड़ दिया गया। 9वीं या 10वीं गवाही में उसने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया और यह सिद्ध होता है कि उसने जो नाम लिया वो दबाव में लिया, इस दबाव में लिया कि तुमको बेल दिला देंगे, केजरीवाल को अंदर करा दो। लेकिन जनता को यह समझ में आ रहा है कि अगर पंच परमेश्वर का जमाना नहीं होगा, अगर पंचों को पूरी जो पंच निर्णय लेंगे उसको अध्यादेश के माध्यम से आप बदल देंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया था कि दिल्ली की सरकार का जो मुखिया होगा वो लोकतांत्रिक रूप से चुना हुआ मुख्यमंत्री होगा, लेकिन एक अध्यादेश लाकर उसको बदल दिया गया और ये कहा गया कि नहीं, इसका मुखिया तो एलजी होगा। तो ये क्यों नहीं पूछा जाता है कि जो शराब नीति आई थी उसमें अंतिम हस्ताक्षर तो एलजी साहब के हुए थे, तो एलजी साहब तो इसका मतलब जो लास्ट अधिकारी होता है, अगर वो उसके नीचे के अधिकारी जो रिपोर्टिंग ऑफिसर्स हैं वो दोषी हैं, तो एलजी साहब दोषी क्यों नहीं है और एलजी साहब पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तो जनता को यह पता चल गया है कि ईडी सीबीआई आज के तारीख में उन दुश्मनों को निपटाने का प्रयास किसी के इशारे पे कर रही है जो राजनीतिक लड़ाई लड़ रही हैं। तो ये कल जनता के साथ भी हो सकता है, ये हर उस पूंजीपति पैसे वाले के साथ हो सकता है या हर उस आदमी के साथ हो सकता है जिसकी समाज में कोई इज्जत है और उसको ये धमकाया जाएगा कि अगर आप बीजेपी में नहीं आते हैं या चंदा नहीं देते हैं या हमारे विरोध में बोलने से नहीं रुकते हैं, तो आपका भी वही हश्र होगा जो अरविंद केजरीवाल का हुआ, मनीष सिसोदिया का हुआ, संजय सिंह का हुआ। तो जनता के सामने सरकार ने, ईडी सीबीआई ने विकल्प खुद दे दिया है और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा इंट्यूशन कहता है कि संसाधनों के अभाव होने के बावजूद कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेताओं के जेल में जाने के बावजूद आज जनता खुद उमड़ के सामने आ रही है और ये लड़ाई जो है अब वो हो गई है बेसिकली ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की नीतियों और बनाम जनता की। ये भारतीय जनता पार्टी और इंडिया अलायंस के बीच की लड़ाई खत्म हो गई है, जिसका परिदृश्य आप देख रहे हैं, जिसका परिदृश्य आप ये देख रहे हैं कि हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला जो 4-4.5 साल तक बीजेपी के साथ रहे और अचानक एक रणनीति के तहत वो अलग हो गए जिससे विपक्षी दलों के वोट का बंटवारा हो और बीजेपी को फायदा हो और इलेक्शन के बाद फिर वो बीजेपी में चले जाएं। आज गांव-गांव दुष्यंत चौटाला जहां जहां जा रहे हैं उनका विरोध हो रहा है, लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, क्योंकि जनता ये समझ गई है, बुद्धिमान जनता देश की ये समझ गई है कि दुष्यंत चौटाला का खेल केवल इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाना है और जो बीजेपी है उसका फायदा पहुंचाना है। तो जहां जहां बीजेपी के ऐसे स्टूजेस हैं, जैसे अकाली दल ने भी इनकार कर दिया कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि वो जानते हैं कि किसानों के अंदर आक्रोश है। लेकिन किसान ये पूछ रहे हैं कि जिस समय किसान आंदोलन चल रहा था और किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, आप नहीं बोले, बाकी लोग तो सामने आए, आप नहीं आए।
तो अपने वोटों का हम बंटवारा नहीं करेंगे। आज के तारीख में जो सीधी लड़ाई है वो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस, इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच में है। और जो लोग ऐसे हैं जो कि ये प्रयास कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के वोटों को काटकर बीजेपी का फायदा पहुंचाया जाए, वो लोग अलग थलग हो रहे हैं, उनको वोट मिलने की संभावना बिल्कुल कम हो रही है। तो ये लड़ाई जो है जनता के बीच में और ईडी सीबीआई के बीच में हो गई है। और जनता के सामने, जैसे कहते हैं कि एक बार फिडेल कास्ट्रो से किसी ने पूछा कि आप ना कैडर कैसे तैयार करते हैं, आपके साथ इतने लोग जुड़ते कैसे हैं? तो फिडेल कास्ट्रो ने कहा कि मैं कुछ नहीं। और आप जानते होंगे फिडेल कास्ट्रो जो थे 40-50 साल अपने देश के राष्ट्रपति रहे, बड़े लोकप्रिय नेता थे, 90 साल की उम्र तक रहे और जनता उनको बहुत मानती थी। उन्होंने किया केवल क्या था, उन्होंने केवल जनता जब उनके पास आती थी और कहती थी कि आप क्या विकल्प देंगे, व्हाट इज योर पॉलिसी, वो उस तानाशाह की याद दिलाते थे जो तानाशाह उस समय वहां शासन करता था। और कहते थे जिनको तानाशाही से डरने वाले लोग मेरी तरफ आ जाते थे और मेरा काडर बन जाता था। और फिडेल कास्ट्रो ने बहुत, तो आज की परिस्थिति भी कुछ उस प्रकार की है। जो लोग तानाशाही को, एक तंत्र को, ईडी सीबीआई की कार्रवाइयों को जायज समझते हैं वो एक तरफ खड़े हैं, और जो समझते हैं कि नहीं ये जीवन उस समय अच्छा था, 65 साल जब हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र भी जिंदा था, चाहे वो अटल जी का समय हो, चाहे वो मोरारजी भाई का समय हो, लोकतंत्र का समय था। इंदिरा जी ने 1977 में जनता क्यों इकट्ठी हुई थी इंदिरा जी के खिलाफ, और जनता ने इंदिरा जी को क्यों इलेक्शन हराया था और संजय गांधी को इलेक्शन हराया था? क्योंकि उस एक तंत्र को जो इंदिरा जी ने करने का प्रयास किया था, संवैधानिक रूप से किया था, आज एक अघोषित आपातकाल की स्थिति है, तो जनता उस आपातकाल से, उस ऑटोक्रेसी से बहुत ज्यादा परेशान थी। इसलिए बिना किसी नेतृत्व के वो इधर इकट्ठी हो गई थी और उसने जनता पार्टी की सरकार बना दी थी। आज भी वही स्थिति है, आज भी। और समय तो देखिए प्रचार माध्यम और संसाधन बिल्कुल ही कम थे। आज तो प्रचार माध्यम और सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, ट्विटर है, और आप देख रहे हैं यूट्यूब के अंदर करोड़ों व्यूज आते हैं और करीब 50 करोड़ व्यूज पर मंथ आते हैं यूट्यूब के ऊपर। बड़े देश की आधी जनसंख्या यूट्यूब को देखती है, और देखती इसलिए है कि उनको बात समझ में आती है, क्योंकि उनको गोदी मीडिया पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि उनको लगता है कि गोदी मीडिया उनको सही बात नहीं बता रहा है। तो गोदी मीडिया की जो व्यूअरशिप है वो कम हो रही है, और जो यूट्यूब चैनल्स की व्यूअरशिप जो बढ़ रही है। अब ध्रुव राठी की आप यूट्यूब को देखें, 1-1.5 करोड़ लोग उसको देखते हैं। इसका मैंने 1-1.5 करोड़ लोगों को ध्रुव राठी की बात लगती है कि हमारी बात, या हमारे हित की बात कर रहा है। तो जनता को ये समझाने की आवश्यकता नहीं रही गई है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। लोग ये समझ रहे हैं कि इनकम टैक्स, ईडी का अगर दुरुपयोग इतना प्रबल रूप से न किया गया होता तो जनता को शायद समझने में मुश्किल होती। आज जनता को समझने में बहुत आसानी हो रही है कि जो परिदृश्य विपक्ष नहीं दिखा पा रहा है संसाधनों के अभाव में, या अपने नेताओं को, निर्दोष नेताओं को जेल भेजने के माध्यम से, वो परिदृश्य उसको जून के बाद दिखाई पड़ रहा है। इसलिए अपने आप वो इंडिया अलायंस की तरफ मुड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पैर उखड़ रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन है, मेरा ये कहना है कि जो गलती हो रही है, जिस प्रकार से विपक्षी नेताओं के संसाधनों को रोका जा रहा है, अब जैसे खबर आई कि साहब बीजेपी के बड़े बड़े नेता 15-15, 20-20 करोड़ों रुपए कैरी करते हुए पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि इधर के संसाधन तो आपने बिल्कुल रोक दिए। जिस दिन महाराष्ट्र के अंदर एक इंडिया अलायंस का नेता अपनी एप्लीकेशन डालता है, मतलब अपना चुनाव का आवेदन करता है, उसी दिन उसके यहाँ ईडी की रेड हो जाती है। लालू प्रसाद यादव को भी जेल भेजने की तैयारी चल रही है, और हो सकता है कि रेवंत रेड्डी को और सीतारमैया को और डीके शिवकुमार को भी भेज दें ये लोग, ममता बनर्जी को भेज दें, और फिर कहें कि इन लोगों को, क्योंकि जेल चले गए हैं, चाहिए केवल अभी अंडर ट्रायल है और इन पे कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए नए, बिल्कुल जिससे विघटन हो जाए विपक्ष के अंदर। तो ये लड़ाई जो है ये विपक्ष नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि उसके पास आर्थिक संसाधन नहीं है, क्योंकि उसके नेता जो हैं वो घरों के अंदर बंद कर दिए गए हैं, उनका मुंह बंद कर दिया गया है, उनको जेल में भेज दिया गया है। तो जनता का ही ये कर्तव्य है कि वो बोले कुछ नहीं, चुपचाप रहे, जब वोट देने जाए वहां पे अपना बटन दबाए और वीवीपैट में देखे कि नाम छपा है, वही फोटो आ रही कि नहीं आ रही है। वकील लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि वीवीपैट की अलग गिनती हो, भगवान करे उन्हें वो मिले, जिससे देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित हो और संविधान की रक्षा हो। ये जनता बनाम जो एक दृश्य दिखा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने या ईडी और सीबीआई के इनकम टैक्स के अधिकारियों ने, तो जनता के सामने परिदृश्य साफ है और चूज करने में उन्हें आसानी होगी, ऐसा मुझे लगता है।
आपको कैसा लगता है, आप क्या फील करते हैं, बताइएगा। और आपके प्रतिक्रिया के बाद मुझे समझने में आसानी होगी जो मैं सोच रहा हूं वो सही है या गलत है। प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।